नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पीएम मोदी, अमित शाह और डोवाल की मीटिंग। पाकिस्तान के पास बस 45 घंटे ही बचे हैं क्या, आज आपको यह बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि उधर शहबाज शरीफ भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, इधर कांग्रेस ने मोदी विरोधी मोर्चा क्यों खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा खौफ, असीम मुनीर तो बोरिया बिस्तर समेटने लग गया। न परमाणु बम बचेंगे न भीख का कटोरा, पाकिस्तान का भी और बुरा हाल करने वाले हैं क्या मोदी। हिंगलाज माता मंदिर और बलूचिस्तान में सनातन की ताकत की अनसुनी कहानी भी आपको दिखाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कैसे ठोकना है, पीएम मोदी ने 3 साल पहले ही दुनिया को बता दिया था क्या। भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस जब बना तो ऐसा क्या हुआ था कि सब चौंक गए थे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस आखिर इतनी ताकतवर बनी कैसे, इसकी इनसाइड स्टोरी भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा कमजोर हो चुका है, लेकिन अभी भी वक्त है कि इसे संभाला जा सकता है। चिदंबरम ने बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति को स्वीकार किया और कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना होगा। चिदंबरम के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बंखेड़े में रोहित शर्मा स्टैंड का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर रोहित शर्मा अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद थे। रोहित शर्मा ने कहा कि यह क्षण उनके लिए बेहद भावुक और यादगार है। उद्घाटन समारोह में सीएम देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार भी मौजूद थे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी, अमित शाह और डोवाल की मीटिंग हुई है। क्या पाकिस्तान के पास 45 घंटे का ही समय बचा है। उधर शहबाज शरीफ भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, इधर कांग्रेस ने मोदी विरोधी मोर्चा क्यों खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा खौफ कि असीम मुनीर तो बोरिया बिस्तर समेटने लगा है, आज इसके बारे में सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत एक बार नहीं बार बार यह कह रहा है कि सीज फायर के पहले जो हुआ वो ट्रेलर था भाई, पूरी पिक्चर अभी बची हुई है। यानी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पीएम मोदी छोड़ने के मूड में नहीं है। और अब जब सीज फायर खत्म होने में 45 घंटे ही बचे हैं तो पीएम मोदी ने एक अलग ही हाई लेवल मीटिंग बुला ली। इसमें पीएम मोदी थे, अमित शाह थे और एनएसए अजीत डोवाल थे। बैठक लंबी चली है। पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं कि सीज फायर तो 18 मई तक के लिए है भाई। कहीं मोदी फिर कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या हुआ इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अपने यहां की पॉलिटिक्स भी देखिए। वहां पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं, यहां कांग्रेस मोदी विरोध में अलग ही माहौल बनाने में बिजी है। आज देश के रक्षा मंत्री ने यह मैसेज दे दिया कि सीज फायर तो सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है भाई। भारत ने पाकिस्तान को अभी प्रोबेशन पर रखा है। नौकरी में जैसे होता है ना प्रोबेशन पे, अभी तुमको देख रहे हैं, फाइनल नहीं किया अभी तुम्हारा हिसाब। वही भारत ने पाकिस्तान का हाल किया हुआ है। पाकिस्तान अभी भारत की निगरानी में है। अगर सुधरा नहीं तो उसका अंजाम जो है वैसा ही होगा जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा है। इधर भारत पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है, उधर भारत में कुछ लोग मोदी विरोध के चक्कर में सेना की कामयाबी को ही कम करने में लगे हैं एक तरीके से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का यह सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। इसमें राहुल गांधी और पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। राहुल गांधी की तस्वीर के ऊपर लिखा है फायर और पीएम मोदी की तस्वीर के ऊपर लिखा है सीज फायर। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे भारत ने पाकिस्तान के सामने हथियार डाल दिए हो, जैसे पीएम मोदी पाकिस्तान के सामने झुक गए हो। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमको संसद का विशेष सत्र चाहिए, हमको एकजुटता दिखानी है। अरे पहले सोशल मीडिया पे तो एकजुटता दिखा लीजिए। ये तो हाल है कि फायर सीज फायर की बातें दुनिया में भारत का क्या नाम हो रहा है, ये लोग राहुल गांधी को फायर बताने में लगे हुए। सोचिए, ऐसी तस्वीरें वो पार्टी डाल रही है जिसने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने से हाथ पीछे खींच लिए। उस वक्त खबरें चल रही थी कि इधर मुंबई में आतंकी हमला चल रहा था, उधर राहुल गांधी दिल्ली के फार्म हाउस पर सुबह 5 बजे तक पार्टी कर रहे थे। वो पार्टी आज बता रही है कि फायर कौन है और सीज फायर कौन है। कांग्रेस की इसी तरह की सियासत जो है वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकती है, राहुल गांधी को वोट नहीं दिला सकती। ऑपरेशन सिंदूर पर और क्या क्या सियासत हो रही है, कौन सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठा रहा है, पीएम मोदी के एक्शन से पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर कैसे डर गया और अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगा है, शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है।
पाकिस्तान का नया झूठ कौन सा पकड़ा गया है, पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने किसे फोन घुमा दिया, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। जितने को भारत को नहीं सौंपा तो पीएम मोदी कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। आज पीएम मोदी ने अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ 40 मिनट मीटिंग की है। हो सकता है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान पर अगले एक्शन की चर्चा भी हुई। बहुत संभव है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो डीजीएमओ लेवल पर बातचीत की बात है, उसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेकर चर्चा हुई है। पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और अमित शाह के बीच ऐसा माना जा सकता है। और साथ ही आप यह भी मान के चलिए कि इसमें रिव्यू हुआ है कि 18 मई के बाद जो है वो इसको फिर मौका देना है कि नहीं, इस लायक है भी या नहीं, या कुछ ऐसा करता दिख रहा है कि नहीं। शायद इसलिए अब पाकिस्तान का गला सूख रहा है और वो भारत से गिड़गिड़ाकर शांति की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान सिंधु जल समझौते पर बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शांति की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शांति हासिल करने के लिए भारत के साथ बातचीत के लिए मैं तैयार हूं। इतना मारा है भारत ने पाकिस्तान को कि अब इनको शांति की बातें समझ में आ रही हैं। और ये सोच कह रहे थे ना कि भाई सिंधु जल समझौता जो है वो अगर बहाल नहीं हुआ तो हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि बात कर लेते, कुछ छोड़ देते पानी। सोचिए, पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है और भारत खुलेआम उसे चेतावनी दे रहा है कि इसे परमानेंट सीज फायर मत मान लेना, तुमको तो प्रोविजन पीरियड पर रखा है अभी। आज भुज एयरबेस गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त बचा है। आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। यानी पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती जारी है और भारत भिगो भिगो के मान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वही बात पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को सुनिए, वो कह रहे हैं कि मौजूदा सीज फायर 18 मई तक ही है, यानी ये स्थायी सीज फायर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को कुछ दिन की मोहलत दी गई है। आतंकियों की लिस्ट भारत ने दी है, उन्हें भारत के हवाले करना होगा। तीसरा, पीओके से अपना अवैध कब्जा हटाना होगा। यह सब करके पाकिस्तान भारत के कहर से बच सकता है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पाकिस्तान को यही कह रहे हैं, सुनिए एक बार। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है जब तक पाकिस्तान के जितने भी अभी घूम रहे वो लोगों को जो भारत में आकर भारत में आतंकवाद का गतिविधि करके फिर पाकिस्तान के अंदर आज शरण ले रहे, पाकिस्तान के अंदर शेल्टर दे रहे, वैसे लोगों को भारत को जो हैंड ओवर करना चाहिए ऐसा भारत डिमांड है। यही नंबर 1 डिमांड है। उसके अलावा पीओके भी छोड़ना चाहिए। 2 मेजर डिमांड है। इधर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत के कहर से बचना कैसे, उधर भारत में इंडी गठबंधन ये प्लान बना रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट पीएम मोदी को ना मिल जाए। इसके लिए चाहे देश के शौर्य से ही क्यों ना समझौता करना पड़े। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुन लीजिए, जो बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कह रहे हैं कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज फायर का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे
देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। अब आप खुद सोचिए, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, दुनिया में भारत के शौर्य का नाम हो रहा है, हमारे सैनिकों के शौर्य का नाम हो रहा है। भारत ने कैसे अंदर तक घुस के ठोक दिया पाकिस्तान को, एक न्यूक्लियर देश को, इसकी चर्चा चल रही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जश्न तब मनना चाहिए जब जीत हो, सीज फायर का नहीं होना चाहिए। पता नहीं अखिलेश यादव की डिक्शनरी में जीत का क्या मतलब है। वो ऑपरेशन सिंदूर को जीत नहीं मान रहे, इसका मतलब भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस के फोड़ दिया, ये उनको पसंद नहीं आ रहा है क्या? भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए, उसे घर में घुसकर मारा। भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान ने एक तरह से सरेंडर किया। इसे आप भारत की जीत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन सवाल उठाने वालों में अखिलेश यादव अकेले नहीं है, कांग्रेस के नेता भी उनसे रेस लगा रहे। कर्नाटक से कांग्रेस के विधायक कोथूर मंजुनाथ तो यहां तक बोल गए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि क्या किया? कुछ भी नहीं किया गया, बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर से भेजे और वापस लौट आए। क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26-28 लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी? क्या हम महिलाओं को इसी तरह जवाब देंगे? क्या हम उन्हें ऐसे ही सांत्वना देंगे? क्या हम ऐसा करके उनको सम्मान दे रहे हैं? हम कह क्या रहे हैं? हमने उन्हें यहां मारा, वहां मारा। यह तो हाल है कांग्रेस का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस लेवल की सियासत हो रही है, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के आधार पर प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि क्या व्यापार की धमकी देकर सीज फायर कराया गया, जबकि विदेश मंत्रालय पहले ही क्लियर कर चुका है कि इनको अपने विदेश मंत्रालय पर भरोसा नहीं है। वो ट्रंप जो बार बार बयान बदल रहे हैं उन पर भरोसा है। सीज फायर पर पीएम मोदी को कोसने वाली कांग्रेस बार बार इंदिरा गांधी का नाम भी ले रही। इंदिरा गांधी का नाम लेकर पीएम मोदी के फैसलों और ऑपरेशन सिंदूर का कम आंका जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस इंदिरा गांधी का नाम लेकर ऐसे वक्त में भी राजनीति कर रही है तो उसका वो इतिहास भी सामने आ गया जो इतिहास इंदिरा गांधी से जुड़ा है और जिससे कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठे। साल 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आपको याद होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का ऑफर दिया था। विकीलीक्स में इसका खुलासा हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का ऑफर किया था, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से इंदिरा गांधी के बयान के हवाले से विकीलीक्स यह खुलासा कर चुका है। साल 1974 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को लेटर लिखा था और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साझा करने का ऑफर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था। माना जाता है कि पाकिस्तान को यह ऑफर देने के पीछे इंदिरा गांधी की यह सोच थी कि न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही भारत इंटरनेशनल न्यूक्लियर सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा और इसके जरिए वो पाकिस्तान पर निगरानी रख पाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी का यह अंदाजा गलत साबित हुआ। न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो जिन्हें इंदिरा गांधी जी याद आ रही हैं, उन्हें यह याद नहीं आ रहा विकीलीक्स में जो खुलासा हुआ कि भारत की तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल गई होती पाकिस्तान को। जो कांग्रेस आज पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है वो शायद यह भी भूल गई कि कैसे बलूचिस्तान के मुद्दे पर साल 2009 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ी गलती कर दी थी। साल 2009 में मिस्र के शर्म अल शेख में मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच बातचीत हुई थी। 16 जुलाई 2009 को जारी दोनों नेताओं के साझा बयान में पहली बार बलूचिस्तान का जिक्र आया था और यह भारत के लिए बड़ी हार थी, क्योंकि पाकिस्तान सालों से माहौल बनाता रहा है कि बलूचिस्तान में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे भारत है और पाकिस्तान का यह आरोप अब साझा बयान में आ गया था। यही भारत से बड़ी भूल हो गई थी, क्योंकि वो मौका था जब भारत को पाकिस्तान से मुंबई हमले का हिसाब लेना था। लेकिन पाकिस्तान बातचीत में बलूचिस्तान का मुद्दा ज्वाइंट स्टेटमेंट में ले आया, दुनिया को मैसेज दिया कि भारत भी उसके यहां आतंकवाद फैला रहा है। इतना ही नहीं, नवंबर 2008 में पाकिस्तान के आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया और उसके करीब 8 महीने बाद मनमोहन सिंह पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान से डोजियर आदान प्रदान चल रहा था, साझा बयान जारी हो रहे थे जिसमें भारत की तरफ से ब्लंडर कर रहे थे, जबकि भारत का स्टैंड यह होना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ तब कोई बात नहीं होगी जब तक वो मुंबई हमले के दोषियों पर एक्शन नहीं लेता। आप सोचिए, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों नेता इस बात पर राजी हुए थे कि दोनों देशों के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। दोनों नेताओं ने यह संकल्प लिया था कि वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किस बात का सहयोग करोगे भाई? आपने तो यह मान लिया कि इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो पीड़ित देश है।
ये कांग्रेस ने किया था मुंबई हमले के बाद, और आज उनको इंदिरा गांधी याद आ रही हैं। आज इन लोगों को जो है वो सीज फायर में मजा नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में घर में घुस के ठोक दिया, इन लोगों को जीत नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, उस बयान में मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से मुंबई हमले के आतंकियों पर कार्रवाई करने को कहा, तो पाकिस्तान ने उन्हें भरोसा दिया कि उनसे जितना संभव होगा वो करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उस वक्त मनमोहन सिंह को मुंबई हमले की जांच के लिए एक अपडेटेड डोजियर सौंपा और मनमोहन सिंह से अतिरिक्त जानकारी मांगी, जिस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इसका रिव्यू करेंगे। मतलब वो ये माने बैठे थे कि पाकिस्तान अपने यहां के आतंकी जो उसने खुद भेजे उन पर एक्शन लेगा। ये मनमोहन सिंह थे, ये कांग्रेस की सरकार थी, जिन्हें घर में घुस के ठोक दिया तो सीज फायर क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, आज सवाल पूछ रहे हैं। कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। दोनों नेताओं ने यह भी तय किया कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर रियल टाइम और पुख्ता जानकारी साझा करेंगे। मतलब जो देश आतंकवाद फैला रहा है, कांग्रेस की यूपीए की सरकार मान रही थी कि वो उनको बताएगा कि कब मेरे आतंकी आने वाले हैं, सुनिए हम भेज रहे हैं। और उन्होंने माना कि बातचीत ही एकमात्र विकल्प है आगे बढ़ने का। इतना ही नहीं, आतंकवाद पर एक्शन और बातचीत को अलग अलग कर दिया गया। मनमोहन सिंह ने कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हैं, जिसमें पिछले मुद्दे भी शामिल हैं। आप सोचिए बॉस, इस तरह की सरकार थी इस देश में जो पाकिस्तान को ठोकना तो दूर, पाकिस्तान से बातचीत कर रही है, जॉइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान ले आ रही है। ऐसा लग रहा है दोनों आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। पाकिस्तान का कॉलर पकड़कर उससे आतंकवाद पर जवाब मांगने की बजाय उसके साथ बातचीत बढ़ाने की बातें करने वाले लोग आज पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों किया। इधर कांग्रेस राजनीति कर रही है, उधर पीएम मोदी देखिए जो कर रहे हैं वो आपको चौंका देगा। पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज करने के लिए भारत अलग अलग देशों में अपने सांसद भेजने जा रहा है। सांसदों के इस दल में अलग अलग पार्टी के नेता होंगे। ये सांसद भारत की राजनीतिक एकता का संदेश तो देंगे ही, साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। 22 या 23 मई से ये सांसद अलग अलग देशों में जाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ भारत के युद्ध के बारे में बताएंगे। और इस डेलीगेशन में कांग्रेस के नेता भी होंगे कहा जा रहा है। टीएमसी, डीएमके, शरद पवार की एनसीपी, बीजेडी, सीपीआईएम जैसी पार्टियों के अलावा कुछ और पार्टियों के नेता भी होंगे। कुछ चर्चा तो यह भी है कि इसमें ओवैसी का नाम भी हो सकता है, जो लगातार पाकिस्तान को अभी एक्सपोज कर रहे थे। यह है नरेंद्र मोदी, जो बता प्रधानमंत्री दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो सिर्फ अपने बीजेपी के सांसद नहीं भेज रहे, क्योंकि दुनिया भी कहेगी कि अच्छा ये तो आपके ही पार्टी के लोग हैं ना। वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय के तौर पर कांग्रेस सांसद को भी ले जाओ, टीएमसी के सांसद को भी ले जाओ, सबको दिखाओ कि देखो हम लोग मिल के आए हैं आपको बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसा झूठा देश है, कैसा दो कौड़ी का देश है। लेकिन पीएम मोदी के इस स्टैंड में भी कांग्रेस को खोट दिख रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए, संसद का विशेष सत्र बुलाया नहीं और अब अचानक से डेलीगेशन भेजने की बात आ गई। हालांकि अब कांग्रेस कह रही है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगी। सांसदों का जो दल जाने वाला है उसमें अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा और शशि थरूर का नाम है। हालांकि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी घमासान मचा है। ऐसी खबरें हैं कि सीज फायर पर मोदी सरकार का बचाव करने की वजह से पार्टी उनसे खुश नहीं है। इस संबंध में जब शशि थरूर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक भारतीय होने के नाते उन्होंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। यानी विपक्ष के जो नेता भारत में पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, वो अब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही करेंगे। पीएम मोदी के इसी दांव ने विपक्ष को फंसा दिया है। आप यह भी देखिए कि विदेश नीति को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस खुद कितनी कंफ्यूज है। देश में पाकिस्तान के मददगार तुर्की के संपूर्ण बॉयकॉट की मांग चल रही है, लेकिन कांग्रेस से जब तुर्की के बॉयकॉट पर सवाल पूछा गया तो नेता इधर उधर माइक करने लग गए थे, जो मैंने आपको कल दिखाया था। अब आप यह भी देखिए कि यहां कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है, उधर नरेंद्र मोदी के खौफ से असीम मुनीर की कैसे नींद उड़ी है। इन लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन दुनिया को दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भारतीय सेना का शौर्य, इन दोनों के किलर कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान का धुआं उड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा खौफ छाया कि असीम मुनीर तो बोरिया बिस्तर समेटने लगा है। रावलपिंडी में पाकिस्तान, वो असीम मुनीर भी रावलपिंडी छोड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका है। यानी पाकिस्तान की सेना अपना हेडक्वार्टर बदलने जा रही है, क्योंकि उसने देख लिया भारत तो भाई रावलपिंडी में घुस के मार दे रहा, भाई कहीं और चलो, यहां सेफ नहीं है हम लोग। धीरे धीरे करते करते ये लोग पाकिस्तान छोड़ के कहीं चले जाएंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही इनके लिए सेफ नहीं है। भारत कहीं भी मार देता है। और अभी तो भारत ने पूरी ताकत दिखाई नहीं, ट्रेलर था, फिर भी पाकिस्तानी फौज की हालत खराब। आप देखिए कल शहबाज शरीफ के साथ घास फूस वाले टैंक पर खड़ा असीम मुनीर कितना घबराया हुआ दिख रहा है। वैसे असीम मुनीर का घबराना बनता भी है, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ सस्पेंड किया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि अभी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो क्लियर कट कह दिया है कि पाकिस्तान के लिए अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान भाई अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए 21 तोपों की सलामी खुद को दे रहा है, जश्न मना रहा है। शायद शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को समझ आ गया है कि अभी जश्न मना लो, फिर कल होना हो। लेकिन फर्जी पाकिस्तान का जश्न भी एकदम फर्जी है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हार को जीत मानकर जश्न मना ले। था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है। छीन लेंगे, क्योंकि सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान प्यासा मरने की कगार पर पहुंच गया है। कल ही भारत ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु बमों पर कंट्रोल करने की डिमांड की थी। और आज भारत ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की बात कही। यानी भारत पाकिस्तान को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा उसके शिकंजे से निकलने का। दाने दाने को मोहताज होने वाला पाकिस्तान आने वाले दिनों में ना तो एटॉमिक पावर रहेगा और ना ही उसे कोई एक पैसा लोन देगा, ऐसी स्थिति बनती जा रही है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 अरब से ज्यादा की आर्थिक मदद दी है। IMF ने कर्ज देने का फैसला ऐसे समय में किया जब भारत पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक्शन ले रहा था। इसी के चलते दुनिया भर में IMF की काफी आलोचना भी हो रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न केवल IMF पर सवाल उठाए बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी बात कह दी जिससे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की टेंशन बढ़ गई होगी। सुनिए एक बार राजनाथ सिंह को। के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। यानी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि जो फंड IMF की तरफ से पाकिस्तान को मिला है वो एक तरह से टेरर फंडिंग, ये पैसा पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। राजनाथ सिंह की इसी बात से पाकिस्तान में खलबली मच गई, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को 9 मई को जो अप्रूवल दिया है वो दरअसल उसकी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का हिस्सा। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान को करीब 60,000 करोड़ रुपए की मदद का अप्रूवल मिला था। यानी वो IMF से अलग अलग मौके, आपको पैसा दिया जा रहा है कि देश के लोगों के काम लाओ। तुम जो है कह रहे हो कि हम जो है मसूद अजहर जो है उसका परिवार मर गया तो उसको 14 करोड़ रुपए देंगे। वो टेरर आउटलेट्स जो फोड़ दिए भारत ने उनको बनवाने में पैसा, इसके लिए पैसा मिला है तुमको। पाकिस्तान बाहर से लोन लेकर अपने आतंकियों को ही मजबूत करेगा, यह बात दुनिया को समझनी होगी। बंटवारे से पहले अखंड भारत में बड़ी प्रसिद्धि थी। यह हमारे वो शक्तिपीठ है, वो तीर्थ स्थान है जो आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चले गए। लेकिन आज भी वहां पर सनातन की ताकत दिखती है। आप तस्वीरें देखिए हिंगलाज मंदिर की, यह बलूचिस्तान शक्तिपीठ है और यह भी उस बलूचिस्तान में है जो अब पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है। बलूचिस्तान के बनने से हिंगलाज माता का मंदिर और सनातन के वो केंद्र भी पाकिस्तान से आजाद हो जाएंगे। सनातन के जिन केंद्रों की बड़ी मान्यता है उनमें बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है, जहां मां दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से इसे एक माना गया है। हिंगलाज माता के मंदिर की यात्रा को संगम स्नान, गंगा सागर स्नान और 4 धाम यात्रा। बलूचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर में 3 दिन का एक मेला भी लगता है जो बहुत प्रसिद्ध मेला है। अप्रैल में यह मेला लगता है और मान्यता है कि इस मेले के दौरान जो भी हिंगलाज माता के दर्शन के लिए आता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। पिछले साल ही हिंगलाज माता के प्राचीन गुफा मंदिर के दर्शन के लिए 1 लाख के करीब लोग आए थे। आप देखिए किस तरह से लोग पहुंचे। अब बलूचिस्तान अलग देश बना तो भारत के लोग भी वहां जा पाए। की याद में बहुत दुखी थे। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब भगवान विष्णु को स्थिति संभालने के लिए आना पड़ा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 108 टुकड़ों में बांट दिया। इनमें से 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और बाकी टुकड़े दूसरे लोकों में गिरे। पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के अंग गिर गए वहां देवी के मंदिर बने। इन मंदिरों को ही शक्तिपीठ कहा जाता है। हर शक्तिपीठ देवी के अलग रूप को समर्पित है। हिंगलाज माता का मंदिर की मान्यता इसलिए बड़ी है क्योंकि यहां पर माता सती का सिर गिरा था, यह कहा जाता है। हिंगलाज माता का जो ये मंदिर है गुफा में, वो बहुत ही प्राचीन है। वहां के पुजारी ने क्या बताया, एक बार उसको भी सुनिए। उसको 32 लाख साल हो गए। 32 लाख साल हो गए हैं। सही। पहले थोड़े थोड़े आदमी आते थे, ऋषि मुनि आते थे। इसके बाद
आदमी आने शुरू हुए। अत्याचारों के बाद भी सनातन का झंडा उस बलूचिस्तान में लहरा रहा है जिस बलूचिस्तान से पाकिस्तानियों को भगाए जाने का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है। जैसे ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी मिली, वैसे ही सनातन की पताका फिर से वैसे ही बलूचिस्तान में लहराएगी जैसे अखंड भारत में लहराती थी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर है जो भारत ने दिखाया है। भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देते। प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया वेपन्स के बारे में जो कहा था वो आज पूरा विश्व मान रहा है। पाकिस्तान के तबाह हुए 11 एयरबेस बता रहे हैं कि भारत ने कितनी सटीकता के साथ हमला किया। मतलब जहां मारा वहां एकदम प्रिसिजन के साथ मारा, यहीं मारना है तो यहीं मारेंगे। पाकिस्तान के एयरबेस को हिट करने के लिए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। आप अब तक ये सुन चुके हैं और ये पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भाई ब्रह्मोस ने फोड़ा है हमको। लेकिन ब्रह्मोस की इनसाइड स्टोरी क्या है? ब्रह्मोस दरअसल वो मिसाइल है जिसके नाम से पाकिस्तान और चीन तक कांप जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस को रोकने वाला कोई हथियार इन दोनों के पास नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र पाकिस्तान के ब्रह्मोस मुफ्त क्यों है, ये सब आज आपको दिखाऊंगा। ब्रह्मोस जब पहली बार टेस्ट हुआ था तो क्या हो गया था, ब्रह्मोस पाकिस्तान पकड़ क्यों नहीं पाता, एक एक चीज आज इनसाइड स्टोरी लेकर आया हूं। लेकिन पहले ब्रह्मोस की ताकत का एक ट्रेलर तो देखिए। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा, और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में तबाह हो गए थे। वो भी तब जब ब्रह्मोस मिसाइल में वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, मतलब उसमें असला लगा के भारत ने नहीं छोड़ा था। भारत ने इसे अपनी गलती बताया था और मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। हालांकि ये जो ब्रह्मोस की घटना थी कि गलती से ब्रह्मोस उधर चला गया, कई लोगों को लगता है कि भारत ने अपना टेस्ट कर लिया था कि पाकिस्तान को फोड़ना कैसे। पाकिस्तान में गलती से ब्रह्मोस गिरने को लेकर कई थ्योरी, जिसमें से एक यह है कि भारत ने ब्रह्मोस की ताकत और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चेक करने के लिए ऐसा किया था। क्योंकि आप खुद देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल सिरसा एयरबेस से फायर हुई थी तब, और सिरसा से पाकिस्तान बॉर्डर 104 किलोमीटर दूर है। सिरसा से शाम 6:43 पर ब्रह्मोस फायर हुआ और 6:46 पर ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में दाखिल हुई। शाम 6:50 पर पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाकर क्रैश हुई थी। तब ये 2022 की घटना बता रहा हूं। ब्रह्मोस मिसाइल 7 मिनट के अंदर ब्रह्मोस ने सारा कांड कर दिया था। यह सारी जानकारी खुद पाकिस्तानी सेना ने दुनिया को बताई थी। अब आप सोचिए कि 7 मिनट के अंदर ब्रह्मोस ने लगभग 228 किलोमीटर का सफर तय किया और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू नाम की जगह पर जाकर गिरा। यानी पूरे 4 मिनट तक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम एयर स्पेस में थी और पाकिस्तान उसे रोक नहीं पाया, जबकि उस समय भी पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 मौजूद था। पाकिस्तान ने कहा था कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर रहा था। पाकिस्तान में ब्रह्मोस कई हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर से गुजरी थी। पाकिस्तान ट्रैक तो कर रहा था लेकिन ब्रह्मोस गिरा नहीं पा रहा था। पाकिस्तान का चाइनीज HQ-9 ब्रह्मोस को पकड़ ही नहीं पा रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल बिना रोक टोक पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर तक घुस गई। बिना वॉरहेड के भी ब्रह्मोस मिसाइल ठीक ठाक नुकसान करने में कामयाब रही थी। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह भारत का सीक्रेट टेस्ट था जो उसने पाकिस्तान में ही कर लिया था 2022 में, और उसी दिन तय हो गया था कि पाकिस्तान को जब ठोकेंगे तो ब्रह्मोस से ही ठोकेंगे। ब्रह्मोस की ताकत का लाइव टेस्ट हुआ था क्या, और साथ ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस की पोल भी खुल गई थी। चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो 2 कौड़ी के हैं, ये तभी पता चल गया था। अब भारत भी डंके की चोट पर कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुसकर रात में दिन जैसा माहौल बना दिया था। एक बार रक्षा मंत्री को सुनिए, फिर ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान के फाइनल पिक्चर बनाने में कितनी काम आएगी वो भी बताऊंगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है
हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस कितनी घातक है, कितना सटीक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस का कई बार सफल परीक्षण किया। हवा से फायर करने के कुछ ही देर के अंदर यह अपने टारगेट को हिट करती है और अब तो पाकिस्तान के एयरबेस पर ब्रह्मोस के सफल इस्तेमाल की तस्वीरें दुनिया देख रही है। यानी ब्रह्मोस को आप तीनों जगह से मार सकते हैं, जमीन से, आसमान से, समुद्र के अंदर। यह है ब्रह्मोस की ताकत। और ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की कल्पना से परे का प्रहार किया, उसके बाद पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के सटीक निशाने की चर्चा हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए मार मच गई है। करीब 20 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस पहले ही भारत से करीब 3200 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दे चुका है, जो भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इस ऑर्डर की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी जा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की कामयाबी के बाद फिलीपींस ने भारत से और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। दुनिया कह रही है भाई कि हमको भी ब्रह्मोस दे दो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडोनेशिया भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील लॉक करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह डील 3800 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तैनात चीन के रडार सिस्टम को चकमा दिया, उसके बाद चीन का पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत से जल्द ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक वियतनाम के साथ ब्रह्मोस के लिए 6000 करोड़ की डील करीब फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और ब्रुनेई ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा दी है। ब्रह्मोस की धमक हथियारों में के सबसे बड़े सौदागर माने जाने वाले अमेरिका के पड़ोस तक पहुंच चुकी है। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यानी दुनिया में ब्रह्मोस का नाम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि अब भारत के हथियारों का समय आ चुका है। 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा दुनिया देखेगी। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। दुनिया भर के कई देश भारत से ब्रह्मोस खरीद रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो मुफ्त में ब्रह्मोस मिसाइल मिलेगी, ऐसी भी बातें। भारत ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तान में धमाके कर रहा है। भारत के लिए जो ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मास्त्र साबित हुई, उसकी खूबियों के बारे में भी आपको बताता हूं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को पानी, हवा या जमीन कहीं से भी टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। यह 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर अटैक करती है, यानी आवाज की रफ्तार से भी दोगुनी स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। ब्रह्मोस 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती है। समंदर के पानी में 40 से 50 किया जाएगा, जो पहाड़ी इलाके के पीछे छिपे टारगेट को भी ढूंढकर निशाना बना सकती है। भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस का प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी पर रखा गया है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के फर्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस की ताकत देखी है। इस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ने अब नेक्स्ट जनरेशनल ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कदम बढ़ा दिया है, जिसके लिए लखनऊ में एक एडवांस प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो चुकी है, जो भारत में ब्रह्मोस की 5वीं प्रोडक्शन यूनिट होगी, जहां नेक्स्ट जनरेशन की एक और घातक ब्रह्मोस मिसाइल तैयार होगी। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है, जबकि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस का वजन 1260 केजी का होगा। अभी तक फाइटर जेट सिर्फ एक ब्रह्मोस ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन की जो ब्रह्मोस आएगी, उसमें 3 ब्रह्मोस मिसाइलें जा सकेंगी। अभी सुपरसोनिक ब्रह्मोस की स्पीड करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल आएगी, उसकी स्पीड 8500 से लेकर करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। सभी ब्रह्मोस की रेंज 290 से 400 किलोमीटर है। अभी ब्रह्मोस 2 की रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी कहा जा रहा है।
यही नहीं, ब्रह्मोस 2 को स्टेल्थ तकनीक से भी लैस किया जाएगा, जिसके बाद दुश्मन के रडार को इसकी भनक नहीं लग पाएगी, जिसे अभी लगाना बहुत मुश्किल है। In association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion into business. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। When the stakes are high and the answers are elusive, there's one voice unafraid to challenge the status quo. At 8 p.m., I am not here to sugarcoat the truth. I am here to ask the hard questions. Because when others play it safe, I go straight to the heart of the matter. ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देता हूं। पाकिस्तान को भारत के नए हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है, भारत से गोलियां न चलाने के लिए वो गिड़गिड़ा रहा है। सीज फायर पर बना रहे भारत, ये